नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू कल्चर के बारे में। ये कल्चर बहुत पुरानी है, हजारों साल से भी ज़्यादा। इंडिया में ये कल्चर ग्रो हुआ। ये कल्चर वेदास के नॉलेज से भरी हुई है, ये उपनिषद्स के सीक्रेट से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसी नदी है जो हमेशा बहती रहती है और अपने साथ नए आइडियाज़ और ट्रेडिशंस लेके आती है। आज इस वीडियो में हम इसी नदी के बारे में जानेंगे, कहाँ से शुरू हुई और आज कैसी है। तो चलो इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो लगभग 3300 बीसी में थी। यह सिविलाइजेशन अपने टाइम की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में से एक थी। आज भी हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में इसके निशान मिलते हैं। यहाँ के प्लांट सिटीज, अनाज के गोदाम, मोहरें और बाथरूम्स हमें बताते हैं कि यहाँ की कल्चर कितनी रिच थी। हालांकि हिस्टोरियंस को अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इस सिविलाइजेशन का हिंदुइज्म से क्या कनेक्शन है, लेकिन यहाँ हमें माँ दुर्गा की मूर्तियाँ, शिव जी जैसी आकृतियाँ और हवन कुंड भी मिलते हैं। यह हमें बताता है कि इस सिविलाइजेशन का हिंदुइज्म से कोई न कोई संबंध जरूर रहा होगा। ये सिविलाइजेशन हमें यह भी बताती है कि इंडिया में सिटीज और कल्चर का डेवलपमेंट हजारों सालों से चल रहा है। यहाँ के लोग नेचर के साथ रहते थे और उनकी आर्ट हमें उनके थॉट्स और क्रिएटिविटी के बारे में बताती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें यह भी सिखाती है कि प्रोग्रेस के लिए रूल्स फॉलो करना, क्लीनलीनेस और ऑर्गेनाइज्ड रहना कितना जरूरी है। यह सिविलाइजेशन हमें याद दिलाती है कि हमारी हिस्ट्री कितनी ओल्ड और कितनी रिच है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है वैदिक पीरियड, जो लगभग 1500 बीसी से 500 बीसी तक था। इस पीरियड का नाम वेदास के नाम पर रखा गया है, जो हिंदुइज्म के सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स माने जाते हैं। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा और अथर्ववेदा, ये 4 वेदास हमें उस समय के लोगों की लाइफ, उनके थॉट्स, उनके बिलीफ्स और उनके फिलॉसफी के बारे में बताते हैं। वेदास में हमें गॉड की प्रार्थना के मैंट्रास मिलते हैं, यज्ञ और अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है। साथ ही लाइफ, डेथ, यूनिवर्स और सोल जैसे टॉपिक्स पर भी बात की गई है। वैदिक पीरियड में हमें हिंदुइज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे कर्म, धर्म, रिबर्थ और मोक्ष के बारे में पता चलता है। यह पीरियड हमें यह भी बताता है कि नेचर का रिस्पेक्ट करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, पृथ्वी जैसे नेचुरल एलिमेंट्स को देवता मानकर उनकी पूजा करना वैदिक कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। वैदिक पीरियड हमें यह सिखाता है कि नॉलेज, विजडम और मोरालिटी ही एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल लाइफ की नींव होते हैं। वैदिक पीरियड के बाद आता है उपनिषदिक पीरियड, जो लगभग 800 बीसी से 200 बीसी तक था। इस पीरियड में हमें वेदास के सीक्रेट्स को समझाने वाले उपनिषद्स लिखे गए। उपनिषद्स में ब्रह्म और आत्मा की एकता, कर्म का सिद्धांत, रीबर्थ और मोक्ष जैसे टॉपिक्स पर डीप फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हुई हैं। यह पीरियड स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन का पीरियड था। इसी पीरियड में हमें 2 ग्रेट एपिक्स महाभारत और रामायण भी मिलते हैं, जिन्होंने इंडियन कल्चर को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। महाभारत हमें धर्म और अधर्म के बीच चलने वाले स्ट्रगल की कहानी बताता है, तो रामायण हमें लॉर्ड रामा के कैरेक्टर के थ्रू जीवन जीने का एक आइडियल वे बताता है। ये एपिक्स सिर्फ स्टोरीज नहीं है, बल्कि हमें मोरालिटी, सैक्रिफाइस, लव, ड्यूटी और डेडिकेशन जैसे वैल्यूज की इंपॉर्टेंस सिखाते हैं। उपनिषद्स और एपिक्स हमें यह सिखाते हैं कि लाइफ का रियल पर्पस सेल्फ रियलाइजेशन है और यह हमें नॉलेज, डिवोशन और कर्म के रास्ते पर चलकर ही मिल सकता है। चैप्टर 4, गुप्ता पीरियड, द गोल्डन एज। उपनिषदिक और एपिक पीरियड के बाद इंडिया गुप्ता एम्पायर के रूल में आया, जिसे गोल्डन एज कहा जाता है। यह टाइम लगभग 320 एडी से 550 एडी तक था। इस टाइम में आर्ट, साइंस, लिटरेचर और आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा ग्रो हुए। गुप्ता किंग्स ने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और टेम्पल्स बनवाए, जहां नॉलेज और कल्चर बढ़ते थे। इस टाइम में हमें कालिदास जैसे ग्रेट पोएट्स और राइटर्स मिले, जिन्होंने संस्कृत लिटरेचर को और भी रिच बनाया। आर्यभट्ट जैसे एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस ने वर्ल्ड को नई डिस्कवरीज दी। गुप्ता पीरियड में ही हमें अजंता और एलोरा केव्स में ब्यूटीफुल स्टैच्यूज और पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, जो उस टाइम के आर्ट का एग्जाम्पल हैं। इस टाइम में हिंदुइज्म का भी बहुत डेवलपमेंट हुआ। पुराणास इसी टाइम में लिखे गए, जिनमें हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस की स्टोरीज, ग्रेट पीपल के बारे में और रिलीजियस रिचुअल्स के बारे में बताया गया है।
गुप्ता पीरियड हमें यह सिखाता है कि पीस और प्रोग्रेस के माहौल में ही आर्ट, साइंस और कल्चर भी आ सकते हैं। चैप्टर 5। गुप्ता एम्पायर के बाद इंडिया में बहुत सारे छोटे बड़े किंगडम्स बने जिन्होंने इंडियन कल्चर को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। यह टाइम लगभग 550 एडी से 1500 एडी तक था। इस टाइम में हमें भक्ति मूवमेंट देखने को मिलता है जिसमें लोग पर्सनली गॉड से जुड़ना चाहते थे। राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे गॉड्स एंड गॉडेसेस की भक्ति में लोगों की श्रद्धा बढ़ी और बहुत सारे सेंट्स और पोएट्स ने अपनी भक्ति को अपनी राइटिंग्स में दिखाया। कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, रैदास जैसे सेंट्स ने सिंपल लैंग्वेज में गॉड के लिए अपने प्यार और समर्पण को दिखाया, जिससे सभी लोग इन्फ्लुएंस हुए। इस टाइम में हमें साउथ इंडिया में चोला, चेरा, पांड्या जैसे डायनास्टीज देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपनी पावर और प्रोग्रेस से साउथ इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर को और भी ज्यादा बढ़ाया। मेडिवल पीरियड में हमें अलग अलग लैंग्वेजेस का भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है जिनमें बहुत सारी बुक्स लिखी गई और जो आगे जाके मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस बनी। मेडिवल पीरियड हमें यह सिखाता है कि अलग अलग होने में भी एकता ही इंडियन कल्चर की खासियत है और यही इसकी ताकत है। चैप्टर 6। 16th सेंचुरी में यूरोपियन पावर्स इंडिया आने लगे और धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर राज करना शुरू कर दिया। इस टाइम में इंडिया पर फॉरेन रूल का बहुत इफेक्ट पड़ा। ब्रिटिशर्स ने अपनी एजुकेशन सिस्टम, लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया जिससे इंडियन सोसाइटी में बहुत बदलाव आए। इस टाइम में हमें एक तरफ तो इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस का पतन देखने को मिलता है तो दूसरी तरफ हमें नेशनलिज्म और सोशल रिफॉर्म्स के मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंदा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी जैसे ग्रेट लीडर्स और रिफॉर्मर्स ने इंडियन सोसाइटी को नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने साटी प्रथा, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी जैसी बैड प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज उठाई और विडो रिमैरिज, वुमेन्स एजुकेशन और दलित अपलिफ्टमेंट जैसे सोशल रिफॉर्म्स पर जोर दिया। इस टाइम में हमें इंडियन नेशनलिज्म का भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है जिसका मेन एम था इंडिया को ब्रिटिश रूल से आजादी दिलाना। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 में इंडिया की आजादी तक इंडियंस ने लगातार ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्ट्रगल किया और आखिरकार अपनी खोई हुई आजादी हासिल की। कॉलोनियल पीरियड हमें यह सिखाता है कि चैलेंजेस ही हमें स्ट्रांग बनाते हैं और डिफिकल्टीज का सामना करके ही हम अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचान पाते हैं। चैप्टर 7। 1947 में इंडिया आजाद हुआ और एक नए एरा में प्रवेश किया। यह एक ऐसा टाइम था जहां हमें एक तरफ तो मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट की स्पीड तेज होती हुई दिखाई देती है तो दूसरी तरफ हमें अपनी कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशंस को बचाए रखने की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट इंडिया ने डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस जैसे वैल्यूज को अपनाया और एक डेवलपिंग नेशन के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस टाइम में हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी प्रोग्रेस देखने को मिलती है। इंडिया ने स्पेस रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस जैसे फील्ड्स में अपना स्पेशल प्लेस बनाया है, लेकिन इस सब के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम अपनी कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशंस को न भूलें। हमें अपनी एंशिएंट नॉलेज, ट्रेडिशन, अपने रिलीजियस टेक्स्ट्स, अपनी लैंग्वेज और अपनी आर्ट को आने वाली जनरेशंस तक पहुंचाना होगा। आज जब दुनिया मटेरियलिज्म में खोई हुई है तब हिंदुइज्म के अहिंसा, टॉलरेंस, लव, कंपैशन और रिलीजियस हार्मनी जैसे मैसेजेस और भी रेलेवेंट हो जाते हैं। हमें अपनी कल्चर पर प्राउड करना चाहिए और उसे टाइम के अकॉर्डिंग ढालकर आगे बढ़ाना चाहिए। यही हमारे पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उत्तरों दोस्तों, यह था हिंदू कल्चर का शॉर्ट हिस्ट्री। यह हमें बताता है कि यह कल्चर कितना पुराना, कितना रिच और कितना अलाइव है। यह हमें यह भी सिखाता है कि चेंज ही नेचर का रूल है और हमें टाइम के साथ बदलते रहना चाहिए। आज हमें एक ऐसे इंडिया का निर्माण करना है जो मॉडर्न होने के साथ साथ अपनी कल्चर और ट्रेडिशन से भी जुड़ा रहे। यह काम आसान नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर यह कर सकते हैं।